तो टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यूनिट 1 का पार्ट है, जिसमें मैं कंप्लीट इसे आज वन शॉट में ख़त्म करने वाला हूँ। मतलब कि आपके वन शॉट में ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशंस का जो फर्स्ट ईयर का पार्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। देखो, पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डिफिनेशंस। ठीक है, देखो मीनिंग, कम्युनिकेशंस मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशंस मतलब क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछे कि कम्युनिकेशंस को डिफाइन करो, तुम सोचोगे कि यार कम्युनिकेशन मतलब वही बातचीत करना होता है। नहीं, देखो ये बिज़नेस कम्युनिकेशंस है और यहाँ पे हम कम्प्लीटली बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, हमारा जो कम्युनिकेशंस होगा वो बिज़नेस से रिलेटेड होता है इसमें मैक्सिमम। तो इसलिए हम ना इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, तो वो इसी माइंड में यही रख के पढ़ेंगे कि बिज़नेस कम्युनिकेशंस के लिए बिज़नेस के पर्पज़ से कैसे पढ़ते हैं। देखो, कम्युनिकेशन जो होता है एक टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस मतलब क्या होता है? मतलब कि एक आदमी यहाँ होगा और एक आदमी यहाँ होगा, तो कोई अकेला कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसे एक सेंडर और एक रिसीवर की ज़रूरत होती है। मतलब एक जो मैसेज भेजेगा और एक जो मैसेज रिसीव करेगा, तो एक सेंडर और एक रिसीवर का होना ज़रूरी होता है। तो दो लोगों के बीच में हो सकता है या दो चीज़ों के बीच, दो लोगों के बीच में ही हो सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? टू वे प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक है, वेयर द मैसेज इन फॉर्म ऑफ द, या तो आप इसको आइडियाज़ के फॉर्मेट में, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती है, आपका ओपिनियंस हो सकता है। ये सब जो चीज़ें होती हैं आप कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हो। अब कहता है कि द बेस्ट डिफिनेशंस ऑफ द कम्युनिकेशन इज़, कम्युनिकेशंस का सबसे बेस्ट डिफिनेशन ये है कि आप जो कुछ भी शेयर कर रहे हो दैट शुड बी अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि वो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी शेयर कर रहे हैं, जो कुछ भी शेयर करोगे वो कैसा हो, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब कि समझ में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी उसे हम कम्युनिकेशंस कहेंगे, या फिर आप उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? देखो, ये एक लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड से आया हुआ क्यूमिन्स। क्यूमिन्स का मतलब क्या होता है? शेयर करना। मतलब किसी भी चीज़ को शेयर करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई भी ओपिनियन हो सकता है, या फिर कोई आपकी फीलिंग हो सकती है, उसे हम शेयर करते हैं। तो लैटिन में से हम क्यूमिन्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है शेयर करना। अब देखो, एक तो होता है कम्युनिकेशंस और एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मतलब कि जब तुम आपस में नॉर्मली बात कर रहे हो, दो लोगों के बीच में आपस में नॉर्मली बात कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में होता है कि तुम जो कुछ भी बात करोगे या कुछ भी मैसेज शेयर करोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन तुम सेंडर अगर रिसीवर को भेजेगा, वो क्या होना चाहिए? अंडरस्टूड होना चाहिए। मतलब किसी पर्पस के, किसी मतलब कि कोई ना कोई उसका रीज़न होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए, वो तभी उसे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस कहते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछेगा अगर कम्युनिकेशंस का डिफिनेशंस लिखने के लिए, तो आप इतना कुछ लिख सकते हो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि क्या प्रोसेस क्या हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? एक तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक इसलिए कहते हैं, देखो कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पज़ के लिए हो सकता है। ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। मतलब कि अगर मान लो कोई इंसान जो है किसी का बिजनेस एजुकेशन फील्ड में है, तो उसका कम्युनिकेशंस कुछ अलग होगा। किसी का मान लो कि कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे कम्युनिकेशंस अलग होगा। तो ये डायनेमिक है, ये फिक्स्ड नहीं है। मतलब कि समझ में आया डायनेमिक का मतलब? कि डायनेमिक है मतलब कि ये चीज़ें बदलती रहती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक डायनेमिक प्रोसेस होता है ये। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी आइडिया को ट्रांसमिट करते हो मैसेज के थ्रू। ठीक है, रिसीवर्स के लिए, तो इसे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस कहते हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस में ना जनरली 7 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं? 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। देखो, पहला तो सेंडर चाहिए ही चाहिए भाई। अगर कोई मैसेज भेजना है या कुछ भी किसी को कम्युनिकेट करना है, तो एक तो सेंडर होना नेसेसरी है, तो सेंडर ही होगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कि देखो, सेंडर मैसेज भेजेगा, इनकोड के फॉर्मेट में होता है वो, मतलब कि वो अभी सिर्फ सेंडर ही समझ सकता है उस मैसेज को, कोई नहीं समझ सकता उस मैसेज को। जब सेंडर ने अपने जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता है इनकोडिंग के फॉर्मेट में, जो कोड के फॉर्मेट में है, वो उसे मैसेज कहते हैं। मैसेज मतलब कि जो वो भेजना चाहता है। ठीक है, अब वो किसी भी तरह से हो सकता है। देखो, जैसे कि अब जो इनकोडिंग कहने का मतलब ये होता है, जैसे देखो, वो साइन का यूज़ कर सकता है, बॉडी गेस्चर्स का यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो आपका साउंड का यूज़ कर सकता है। तो ये सब इनकोड होंगे। इसका मतलब अभी सिर्फ सेंडर ही समझ सकता है कि वो क्या भेजना चाहता है। जब ये चीज़ डिसाइड हो जाती है, तो उसको हम कम्प्लीटली मैसेज कह देते हैं कि हाँ, अब मैसेज रेडी हो चुका है। तो मैसेज भेजने के लिए उसे चैनल चाहिए होंगे,
चैनल मतलब इसे आप कहोगे मीडियम। उसे मीडियम चाहिए होंगे कि भाई वो रिटेन में भेजना चाहता है या फिर वो ओरली चीज़ों को भेजना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है आपस में, ठीक है। तो उसको चैनल की नीड पड़ेगी। चैनल के बाद वो मैसेज कहाँ पहुँच जाएगा? रिसीवर के पास। रिसीवर जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो, जो मैसेज टारगेटेड था इसके लिए, उसी को हम रिसीवर कहते हैं, ठीक है। अब मैसेज तो रिसीवर के पास पहुँच गया। अब मैसेज को क्या करेगा? वो डिकोड करेगा। मान लो कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ उसको साउंड के फॉर्मेट में पहुँचा, तो साउंड के फॉर्मेट में जब वो मैसेज उसे रिसीव हुआ तो फिलहाल अब इसे डिकोड करेगा। वो ये डिकोड करेगा। मान लो कि उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर किया कोई भी चीज़ें, तो डिकोड किया। डिकोड करने के बाद जो भी कुछ इसे समझ में आया वो इसे फीडबैक के थ्रू वापस सेंडर को भेजना होता है। फीडबैक के थ्रू किसको भेजना होता है? वापस सेंडर को। अब वो वापस सेंडर को क्यों भेजना है भाई? सेंडर को तो ऑलरेडी पता है ना कि वो मैसेज पहुंच चुका होगा, या फिर सेंडर ने तो भेजा ही है, तो वापस मुझे सेंडर को क्यों भेजना है? देखो रीज़न है। जस्ट इमेजिन करो कि कोई इंसान यहाँ पे है, ठीक है, और ये इंसान ने कुछ मैसेज भेजा। ये मैसेज गया रिसीवर तक पहुँचा। लेकिन सेंडर को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो, अगर मान लो इसे 10 रुपये भेजे, तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि ये इसको 10 रुपये ही रिसीव हुए? ये भी तो हो सकता है ना कि बीच में किसी ने घपला कर दिया। जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है, ठीक है, किसके लिए? पब्लिक के लिए। इमेजिन करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट तो कम्युनिकेट नहीं करता पब्लिक से, तो वो क्या करते हैं? बीच में बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, बहुत सारे चैनल होते हैं। जैसे कि आप जो पहले तो वो चीज़ें सेंट्रल से पास होती है, फिर वो स्टेट तक पहुंचती है, फिर वो आपकी पंचायत लोकल गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, फिर लोकल गवर्नमेंट उसको देती है चीज़ें। तो अब मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया पब्लिक के लिए, पब्लिक को सही तरीके से वो चीज़ मिली, तो पब्लिक फीडबैक देंगे कि नहीं देंगे? फीडबैक देंगे कि हाँ जी, मुझे ये चीज़ आपने भेजा था, ये चीज़ मुझे मिल गया। तो इसीलिए फीडबैक ज़रूरी होती है, ताकि वो जान सके कि जो चीज़ें भेजी गई है वो रिसीवर में सही तरह से पहुँचानी। ऐसा नहीं कि अर्थ का अनर्थ हो जाए कि मैंने भेजा कुछ और पहुँच गया रिसीवर के पास कुछ और इसका मतलब कुछ और। इसीलिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है और इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस में। ओके, ये तो समझ में आ गया। ये नॉइज़ क्या है? नॉइज़ माने क्या? वो हल्ला? ऐसा नहीं है, समझाता हूँ। देखो, ये नॉइज़ जो है ना, ये डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है। नॉइज़ किससे रिलेटेड है? डिस्टर्बेंस से। मान लो एक सेकंड के लिए कि ये गवर्नमेंट है और ये पब्लिक है। तो जब मैंने, मान लो कि मैंने, गवर्नमेंट हो गया, ये पब्लिक हो गया, तो गवर्नमेंट ने एक व्हीकल्स के थ्रू कुछ मेडिसिन पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है, मान लो, ठीक है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग आए, लुटेरे आए, और उस व्हीकल से मेडिसिन को क्या किया? उन्होंने लूट लिया। अब बताओ क्या होगा? या तो अब कम पूरे मेडिसिन नहीं पहुंचेंगे इनके पास, या तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे, या तो पहुंचेंगे तो पता नहीं वो डिफेक्टिव तो कहीं वो एक्सचेंज कर दिया हो ओरिजिनल मेडिसिन निकाल के। तो इसीलिए तो इस बीच में हम क्या कह देंगे? नॉइज़ किसको कहेंगे? इस बीच में नॉइज़ हम कहेंगे उस लुटेरे को। सेम ऐसे ही मैसेज में भी होता है, कम्युनिकेशन में भी होता है। मान लो कि तुमने एक ईमेल लिखा अपने एचआर को, ठीक है, लेकिन मान लो कि तुमने ईमेल तो लिख दिया, अब रास्ते में मान लो कि हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट ब्रेक हो गया, या फिर तुम्हारा डाटा ख़त्म हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो मैसेज नहीं पहुंचा। तो तुम क्या कहोगे? इसमें डिस्टर्बेंस किसने क्रिएट किया? तुम्हारा इंटरनेट ने। तो वो इंटरनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉइज़ के पर्पज़ से आ जाएगा। मान लो कि तुम फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो, समझो, ये दूसरा एग्जांपल समझो। फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो और तुम फ़ोन कॉल पे अपने भैया से बात करो और बीजे में वही डीजे बजा रहा है। तुम मान लो कि तुम्हारा भैया तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम तक आवाज़ तो आ रही है, पर वो क्या आ रही है? वो टूट के आवाज़ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट किया? डीजे। तो डीजे यहाँ पे नॉइज़ होगा। तो इस नॉइज़ का मतलब भी वही होता है, ठीक है, कि चैनल में, वो मीडियम में क्या करता है, जिस मीडियम्स के थ्रू चीज़ें जा रही होती है कम्युनिकेशंस करने के लिए, जो मीडियम्स का यूज़ करते हैं, उस मीडियम को ये चैनल नॉइज़ डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसी को हम तुम्हारा नॉइज़ कहते हैं। चलो आगे देखते हैं वन बाय वन सबको। हमने अगर डिटेल में देखना हो तो मैंने हाईलाइट कर दिया, नोट्स यहाँ तैयार है। जैसे कि सेंडर्स के लिए देख सकते हो। सेंडर का मतलब पर्सन हु इनिशिएट, जो सबसे पहले इनिशिएट करता है मैसेज को। इनकोडिंग, वो वर्बल एंड नॉन वर्बल वर्ड में या सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, साइन का यूज़ करता है, गेस्चर का यूज़ करता है। मैसेज क्या होता है? मैसेज वही जब आप सब चीज़ों को रेडी कर लेते हो सिम्बॉलिक फॉर्मेट में, बॉडी गेस्चर हो या कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेशन चैनल जो आप मीडियम चूज़ करते हो, ठीक है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, सारे मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं, ठीक है। रिसीवर क्या होता है? जिसको ये मैसेज रिसीव होता है, इंटेंट टारगेटेड होते हैं। डिकोडिंग, मैसेज मैंने बताया तुमको। इंटरप्रेट, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है इंटरप्रेट। जनरली क्या होता है, मान लो
कि रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया अब वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। और डिकोड करने के बाद वो उस मैसेज के थ्रू अपना माइंड सेट बनाएगा और अब वो उसके मुताबिक ये इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करना मतलब क्या हो गया कि आप किसी पॉइंट पे आप पहले सोचते हो, ठीक है, उसके मुताबिक अपने स्किल के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे आपने कैसे उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बेसिस पे आप मैसेज को इंटरप्रेट करते हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, तो आप उसके मुताबिक चीज़ों को सोचते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। An effective communication occur only if the receiver understand the message in exactly the same way it was intended by the sender. Okay? अब फीडबैक क्या होता है, देखो मैंने बता दिया सब कुछ, एक फाइनल स्टेप प्रोसेस होता है ताकि रिसीवर्स जो है जो कुछ भी रिसीव किया वो करेक्टली होना चाहिए। वो करेक्टली रिसीव किया कि नहीं किया मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आपको। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफाइन करो कम्युनिकेशंस को। दूसरा बताएगा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है, वो 7 एलिमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो सारा एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका फंक्शन क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का। देखो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं। एक तो आप इसको एम्प्लॉयज़ अबाउट द जॉब फंक्शन। देखो एम्प्लॉयज़ एंड अबाउट जॉब फंक्शन सबसे रिलेटेड क्यों आता है चीज़ें, क्योंकि मैंने कहा ये बिज़नेस कम्युनिकेशन है, ये बिज़नेस कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर मेनली आपका यही आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, आपका जॉब्स के रिलेटेड होंगे, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हो गए, मैनेजर, एचआर, ये सब चीज़ें ही यहाँ पर आएंगी। इन्हीं के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, हम उनकी बातें करते हैं जो बिज़नेस के पर्पज़ से होता है। किसके पर्पज़ से होता है, बिज़नेस के पर्पज़ से, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करने में हेल्प करती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं, मैनेजमेंट में भी पढ़े होगे तुम लोग, तो वहाँ पर ये चीज़ें आती है, इसीलिए इसे हम बिज़नेस कम्युनिकेशन कहते हैं। वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इन्फॉर्म एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय अपने जॉब से रिलेटेड बात करता है, या फिर एचआर हो गया, मैनेजर्स हो गया, वो मेल सेंड करना, ये सब चीज़ें करना, वो कम्युनिकेट करता है अपने वर्कर से, एम्प्लॉय से, ठीक है। जैसे इमेजिन करो कि कोई टीम हेड है, उसने कुछ टारगेट डिसाइड किया, उसने क्या किया, टारगेट बनाया कि मुझे इस साल जो है इस टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। तो इस टारगेट को अचीव करना है, तो इन टीम हेड ने तो डिसाइड कर लिया इस चीज़ को, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया। अच्छा, वो टॉप लेवल में बैठे हैं तो क्या डायरेक्टली लो लेवल के मैन एम्प्लॉय को बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो वो लो लेवल, तो इसके बीच में आता है एक आपका बीच में मीडियम लेवल पे जो एम्प्लॉय होते हैं, वो टॉप लेवल मीडियम लेवल को बोलते हैं, मीडियम लेवल लो लेवल को। तो इन लोगों में आपस में कम्युनिकेशन होगा ही होगा, तभी होगा। मीडियम वाले टॉप से कम्युनिकेट करते होंगे, मीडियम वाले लो से भी कम्युनिकेट करते होंगे, मतलब कि ये बिज़नेस के पर्पस, एम्प्लॉय के फंक्शन से, समझ में आया, वहाँ पर ये कम्युनिकेशन का यूज आता है। दूसरा क्लाइंट एंड पार्टनर्स, सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी क्लाइंट से बात करने जाते हो तब आप कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हो। जान लो कोई बिज़नेस वाले हैं, अपने क्लाइंट्स को कुछ सेल करना चाहते होंगे, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप किस तरह से उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कंसल्टिंग हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ करते हैं हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का। मोटिव क्या होता है एम्प्लॉय को, मेक बेटर डिसीजन। देखो मेक बेटर डिसीजन क्या होता है समझाता हूँ, समझो। मोटिवेट करते हैं इन एम्प्लॉय को। अब मान लो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो अपने फैमिली रीज़न से या अपने पर्सनल रिलेशनशिप के रीज़न से, या फिर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉल्ट होने की वजह से वो अपना 100% आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है तुम्हारे कंपनी में, ठीक है, अपना 100% नहीं दे पा रहा है। तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, एक तो ये तुम्हें पता चलेगा कि तुम उसका फीडबैक करते रहोगे, देखते रहोगे सब कुछ कि कैसा इसका रिस्पांस आ रहा है कंपनी में, इसके टारगेट्स देखते रहोगे, कंप्लीट कर पा रहे कि नहीं पा रहे, इससे पता चल जाता है। तो मान लो कि कोई टॉप लेवल वाले हैं, उन्होंने देखा कि जो मीडियम लेवल पे जो आते हैं, एचआर आते हैं, आपका ये मैनेजर सब आते हैं, ये सब मीडियम लेवल पे आते हैं। टॉप लेवल पे जो सीईओ होते हैं, ये सब नोटिस करते हैं एक चीज़ कि यार ये मैनेजर, ये एम्प्लॉय जो है ना अपना 100% नहीं दे रहा है। तो हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं, और रीज़न फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। एक बात बताओ, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? देयर आर सेवरल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है मोटिवेट करने का। या तो आप क्या करते हो, आप रिटर्न में भी कर सकते हो, उसको मेल लिख के, मेल में आप उसे बता दो भाई तुम ये टारगेट अचीव करते हो तो तुम्हें यहाँ का टूर दूंगा, यहाँ इंसेंटिव मिलेगी, ये सब मिलेगी। तो ये सब मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कहाँ काम करने के लिए। दूसरा ओरल कम्युनिकेशंस, आप उनसे बहुत बातों करके भी करोगे, तो इस सब के लिए आपको कम्युनिकेशंस करना ही पड़ेगा, इन सब के लिए। तो ये सब फंक्शन है, ये सब आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का फंक्शन है, ये सब आउटपुट है, ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन यूज़ करके अचीव किया जा सकता है। आप मोटिवेट कर सकते हो,
आप सिंपल वर्ड में समझो, मोटिवेट कर सकते हो अपने एम्प्लॉय को, किसी भी इंसान को। अब क्या आता है, सोशलाइज टू क्रिएट बॉन्ड। ओके देखो एक सेकंड, मान लो कि एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक्सट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, कभी भी कोई कंपनी तभी ग्रो कर सकती है जब उसके अंदर में जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो सब के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब साथ में कम्युनिकेट करते हैं, सब साथ में क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, या फिर सब साथ में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो इन सब यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब तक आप ये सब चीज़ें करोगे नहीं तो वो कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके पर्सनल ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी, ताकि आपस में बॉन्ड क्रिएट हो सके, अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सके, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन सके, तो यहाँ पर तुम्हें कम्युनिकेशंस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तुमको ये चीज़ का हेल्प मिल जाएगा, सोशलाइज कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। हम क्वेश्चन से देखो, जितने भी टॉपिक है ना, मैं क्वेश्चन ही मैंने लिए तुमको डिस्कस करके समझाते जा रहा हूँ। जितना टॉपिक अभी बढ़ाया हूँ सब एक तरह से क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तुम किसी से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहोगे तो तुम्हें बिजनेस कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। टू डेवलप प्लान, तुम्हें कोई प्लान बनाना है बिजनेस में या कहीं पर भी, तो बिजनेस से भी समझ सकते हो इस चैप्टर को। अगर तुम्हें बिजनेस से नहीं तो अपने डेली लाइफ के से भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तुम्हें कोई भी चीज़ प्लान करना तो दोस्तों के साथ, मान लो तुम ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो ट्रिप प्लान कर रहे हो तो तुम्हें कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, आपस में बातचीत तो करनी ही पड़ेगी सब कुछ, कि कहाँ रुकना है, तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, हाँ, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी वहाँ, सब कुछ तुम वहाँ जा रहे हो, क्या क्या नीड पड़ेगा ट्रिप में। तो ये सब चीज़ों के लिए तुमको डेवलप प्लान करने में हेल्प करता है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, कि तुम आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो। इम्प्लीमेंट द प्लान, अगर तुम प्लान को इम्प्लीमेंट भी करोगे तो भी तुम्हें कम्युनिकेशन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। फैकल्टेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो गाइडलाइंस फॉर द परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, पॉलिसी आल्सो टर्म एज अ स्टैंडिंग डिसीजन टू रिकर्सन प्रॉब्लम्स। देखो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसको रिजॉल्व करने के लिए भी तुम्हें कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आ गया ना। देखो बिजनेस कम्युनिकेशंस में कर पहचानना है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा कभी विजय छोड़ेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। अब तुम्हें किस किस रिसोर्सेज की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, तुम्हें व्हीकल्स चाहिए होंगे, तुम्हें कुछ भी नीड हो सकता है तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। तुम कहोगे कि सर मुझे ना रास्ते में आने में मुझे बहुत सारे मेट्रो में आने में दिक्कत लेट हो जाती है, तो मुझे आप ना कैब प्रोवाइड कर दो। ये तुम्हारे लिए ये रिसोर्सेज हो गया, तुम्हें ये कंपनी प्रोवाइड करेगी क्योंकि उसको अपना गोल अचीव करवाना है तुमसे। तो ये सब चीज़ों के लिए भी अगर तुम ये बात करना चाहोगे तो इसके लिए तुम्हें कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन कैसे करोगे, या तो तुम मेल के थ्रू कर सकते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, तुम कॉल पे बात कर सकते हो, तुम लेटर लिख सकते हो रिटन में। तो ये सब तरीके होते हैं कम्युनिकेशंस करने के, पढ़ेंगे आगे आएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये। नेक्स्ट टू कोऑर्डिनेट, अगर तुम्हें किसी को कोऑर्डिनेट करना है, किसी को हेल्प करना है तो भी तुम्हें कम्युनिकेशन चाहिए होंगी। टू डायरेक्ट एंड सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेट एम्प्लॉय पढ़ चुके हैं। क्रिएट कॉन्शियसनेस, ये क्या होता है, क्रिएट कॉन्शियसनेस क्या होता है, देखो कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग देयर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग होता है। अब किसी का क्या ड्यूटी है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो मुझे उन्हें समझाना होगा, तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ के लिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये सब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप उसे यूज़ करोगे। इंक्रीज़ इफ़िशियंसी, भैया आपकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज एम्प्लॉय इफ़िशियंसी, दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस एंड गाइडलाइंस, कम्युनिकेशन सप्लाइज सच इन्फॉर्मेशन एंड द गाइडलाइंस फॉर देम। क्या कहता है कि जो कम्युनिकेशंस होता है आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। गाइडलाइन अब देखो मान लो एक सेकेंड के लिए कि तुमको एक टारगेट दिया गया है, लेकिन टारगेट का गाइडलाइन ये है कि ये विद इन द मंथ, मतलब इसी मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज़ तुम्हें कैसे पता चलेगी कि इसी मंथ में कंप्लीट होना चाहिए, तो ये तो तुम्हें बताया जाएगा कम्युनिकेशंस करके तुमसे, तुम्हारे थ्रू तुम्हें कम्युनिकेट करेंगे, तुम्हारे जो ऊपर वाले जो होंगे लीडर वो तुमसे कम्युनिकेट करेंगे और तुम्हें इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे, तुम 1 महीने के अंदर में उस काम को ख़त्म कर दोगे।
तो इससे तुम्हारा क्या होगा, इम्प्रेशन बढ़ेगा, इससे तुम्हारी क्या होगी, इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें गाइडलाइन नहीं दिया जाता, तुम्हें बस भेज दिया जाता, अब तुम आराम से बैठे बैठे हाँ चलो कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आराम से ढीले ढीले काम करो, इससे क्या होगा, तुम्हारी इफ़िशियंसी घट जाएगी। तो इसीलिए कम्युनिकेशंस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ब्रिंग डायनेमिक्स पढ़ लेना, ये सब चीज़ें, ये सारा जितने भी डॉक्यूमेंटेशन में इसमें PDF में नोट्स में है ना, सब पढ़ लेना। मैंने एक्चुअली ऊपर से सब कुछ समझा रखा है, नहीं तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा रिकॉर्डिंग, तो इसलिए देखो। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब भैया बिजनेस कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ तो लिए, ये तो जान गए कि ये होता क्या है, ये भी जान गए कि काम कैसे करता है, ये भी जान गए कि किसके लिए काम करता है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंट क्या है। वैसे अभी तक जितना पढ़े वो सब इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन हम चलो थोड़ा सा इसको इसके मुताबिक पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो कैसे रिस्पॉन्स करें। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इफ़िशियंसी पढ़ चुके हैं भाई। इफ़िशियंसी वर्ड मतलब कि अब किसी भी चीज़ को मैनेज करना है तो अच्छे से मैनेज हो सके, वो मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके, उसकी इफ़िशियंसी को इनकर करें। रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, अब देखो जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस को तुम मैक्सिमम आउटपुट, उस रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। तो रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइज हो ताकि तुम उसका मैक्सिमम आउटपुट, तुम्हारे पास जो कुछ भी दिया गया है, जो कुछ भी तुम्हें रिसोर्सेज दिए गए हैं, रिसोर्सेज में बहुत कुछ आ सकता है, तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस रिसोर्सेज का 100% यूज़ करके तुम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। अगर मान लो तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज से मुझे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है। तो ये चीज़ें भी आपको बताई जाएगी, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके या आप मैक्सिमम की तरफ कैसे जा सकते हो। जो भी रिसोर्सेज है अगर लिमिटेड में है तो कम से कम यूज़ करके मैक्सिमम निकालना, अगर एक्सेस भी है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे। कि एक तो ये भी ध्यान में रखना होता है कि इस रिसोर्सेज को आगे आने वाले लोग भी यूज़ कर सके। ठीक है, तो वो चीज़ें भी नहीं पढ़ेंगे हम। मैंने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइज़ कैसे करना उसके रिगार्डिंग, अगर कम है तो आपको कम से कम यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। अगर आपके पास जो भी है रिसोर्सेज तो आप कैसे उसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसके लिए है। नेक्स्ट क्या है, गिविंग इन्फॉर्मेशन। देखो अभी मैंने बताया था ना कि मान लो कि कोई टॉप लेवल पर मैंने बैठा हुआ है, लो लेवल तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो वो आप इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। देखो लो लेवल में जैसे ये स्टाफ आ गया, ये सब चीज़ आता है। मीडियम लेवल में तुम्हारा HR मैनेजर सब आते हैं, और टॉप लेवल में तुम्हारा जो CEO होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो सब आते हैं। नेक्स्ट क्या है, परसुएशन। देखो परसुएशन मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशंस तुम्हें हेल्प करती है किसी भी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इमेजिन करो, मतलब कि अगर मान लो कोई पॉइंट है, कोई मान लो कि ये एक TV है और इस TV को तुम्हें सेल करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेल करना है, तो ये सेल्समैन की कम्युनिकेशन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे कस्टमर्स को सेल करे। समझ रहे हो, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, परसुएशन मतलब किसी को मैनिपुलेट करना कह सकते हो, या फिर किसी को कन्विंस करना, जो तुम कहना चाहते हो उस पॉइंट पे कन्विंस करना, तुम्हारे मुताबिक मतलब अपने पॉइंट पे किसी को कन्विंस करना कहते हैं उसको। वार्निंग एंड अप्रिसिएशन, हाँ देखो वार्निंग देने के लिए, अगर तुम मान लो कि कंपनी में फ्रॉड करते तो ये कंपनी में तुम्हारा मन नहीं लगता तो कंपनी तुम्हें वार्निंग देती है। वार्निंग कम्युनिकेशंस का बहुत तरीके हो सकते हैं, या तो मेल के थ्रू करेंगे, रिटर्न दे के, लेटर दे के, ओरली कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे वो तुम्हें वार्निंग देने के। अप्रिसिएशन भी तुम्हें मिलेंगे, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें अप्रिसिएशन दिया जाता है। अप्रिसिएशन कैसे मिलते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, या फिर आपको कोई नहीं कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आपको अच्छा लगे, तो अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा आपको। तो वो भी कम्युनिकेशंस के थ्रू ही मिलता है। आपको एक थैंक यू लेटर आता है, या फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर आएंगे, तो ये सब मीडियम होते हैं। तो अप्रिसिएशन भी आप कम्युनिकेशन के थ्रू करते हो। इसेंशियल्स अब आ गया, देखो अब थोड़ा सा टॉपिक में चेंजेस आए हैं। इसेंशियल ऑफ गुड कम्युनिकेशंस, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि बिज़नेस कम्युनिकेशंस होता क्या है, बिज़नेस कम्युनिकेशन काम कैसे करता है, अगर करता है तो किस चीज़ पे काम करता है, इसका आउटपुट क्या होता है, और इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया, एडवांटेज भी पढ़ रखा है इम्पोर्टेंट की तरफ से। तो ये बिज़नेस कम्युनिकेशन हुआ। अब एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हो, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ों को फॉलो करोगे जिससे तुम्हारा कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो देखो बहुत सारे फॉर्मेट है यहाँ पे। क्लैरिटी, तुम जो क्लैरिटी मतलब क्या, क्लैरिटी मतलब दूसरों के लिए क्लैरिटी नहीं, पहले तो तुम खुद क्लियर हो जाओ, तुम्हें खुद इन्फॉर्मेशन जो भी मिला है ना
तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये मतलब कि फैक्ट बेस है, मतलब ये जेन्युइन है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले तुम अपने इन्फॉर्मेशन के लिए क्लैरिटी रखो, ठीक है। इसेंशियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्फॉर्म योर सेल्फ फुल्ली, मतलब पहले अपने आप को ही इन्फॉर्म करो अच्छे से। कम्युनिकेटर मस्ट बी क्लियर, तुम्हें खुद ही क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, अब तुम्हें अब ऐसा नहीं, अब मान लो कि किसी से तुम बात कर रहे हो और तुम इंग्लिश के एकदम अपना इंप्रेशन बनाने के इंग्लिश के टफ वर्ड यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है। आपको कम्युनिकेशंस का मतलब ये होता है कि जो तुम कह रहे हो ना, अगर सेंडर जो कुछ भी कह रहा है या सेंडर जो कुछ भी भेज रहा है वो रिसीवर को समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो वो वर्थलेस हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है, काम का नहीं है, वो बेकार है, उसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ और मैं इजी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। अब मान लो कि मुझे अगर यहाँ पे इंप्रेशन दिखाना, मैं गूगल से टफ वर्ड ले आऊँ, सेंटेंस ले आऊँ, फ्रेज ले आऊँ और तुम्हारे ऊपर फेंक दो कि हाँ यार मुझे इतना आता है, और ये तुम तक पहुँच तो रहा है लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो, तो ये वर्थलेस है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, मेरा भी टाइम जा रहा है, पर कोई काम का नहीं है। इसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, इसी कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। कम्युनिकेशंस का मतलब ये होता है कि भैया हम जो कह रहे हैं ना वो समझ में आना चाहिए सामने वाले को, तो आपको हमेशा ईजी लैंग्वेज यूज़ करना है। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है कि मान लो कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, भले ही दोनों को आपस में अपनी बातें समझ में नहीं आ रही, तो क्या ये कम्युनिकेशन है? कुछ लोग कहेंगे हाँ बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन तो है, हाँ, लेकिन अगर आप जेन्युइन बोलो तो कम्युनिकेशन ये नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो समझ में आने चाहिए, ठीक है। अनेक है एडिक्वेसी ऑफ मैसेज, इसका मतलब क्या, देखो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन टर्न आउट बी डेंजरस, सही बात है। अगर किसी को आधा अधूरा ज्ञान दोगे तो वो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो जब भी किसी को अगर इन्फॉर्मेशन दो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो, दैट शुड बी कंप्लीट, ओके, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन टर्न आउट टू बी डेंजरस, ये डेंजर खतरनाक हो सकता है किसी के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेजेस, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो कुछ भी तुम भेज रहे हो ना वो एक सेकंड मान लो कि यह ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर सब कोई आपस में बोले जा रहे हैं, क्या है उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, मतलब कि ग्रुप में सब कोई बोले जा रहे हैं, मतलब एक साथ सब कोई, जैसे कि आज के टाइम में देख रहा हूँ टेलीविज़न पे जो डिबेट जो होता है सब बोले जा रहे हैं किसी को बात समझ में आए नहीं आ रहे, सब आपस में एकदम से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन कैन बी रिड्यूस्ड। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो, क्या उसको मतलब कि कंसिस्टेंसी बढ़ाते हो मैसेज में, तो आप कन्फ्यूज़न को रिड्यूस कर देते हो, मतलब कि प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए भाई, 1 बाय 1 कर लो ना बातें, पहले अपनी बातें रख लो, फिर तुम अपनी बातें रख लो, फिर तुम अपनी रख लो, फिर तुम अपनी रख लो। अब एक साइड रखोगे तो वो तो खिचड़ी बन जाएगा, रायता फैला दिया, रायता फैल गई मतलब कन्फ्यूज़न हो गए, तो कन्फ्यूज़न होगा तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट पहुँचेगी, तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये बड़ा लॉस के कारण बन सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे लॉस हो सकता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन जिसमें हो उसमें फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होती है। तो फीडबैक क्या होता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। लाइक मैंने अभी पढ़ाया अभी तक पिछले प्रोसेस में कि सेंडर ने जो कुछ भी भेजा रिसीवर को सही मिला कि नहीं मिला, ये फीडबैक भी एक अच्छा कम्युनिकेशंस का पार्ट होता है, ताकि इससे भी पता चलता है कि हाँ भाई कम्युनिकेशंस प्रॉपर मैनर में हुई है। देखो जब तुम फेस कम्युनिकेशन करते हो तब तो तुम्हें तुरंत फीडबैक मिल जाती है। जैसे मान लो कि कोई लड़का आपका इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, एचआर को, तो एचआर को इंटरव्यू देने के बाद ना वो कम्युनिकेट करता है, अपनी सारी बातें रखता है, क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, सब कुछ कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो एचआर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, क्यों मांगता है वो फीडबैक, भाई क्या ज़रूरत है? देखो ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि फीडबैक जो होता है ना वो तुम्हारे कम्युनिकेशंस को दिखाता है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि तुमने इंग्लिश में कैसे बात करा, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब कि तुमसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई उस इन्फॉर्मेशन को तुमने कैसे प्रेजेंट किया, तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को तुमने अच्छे से सॉल्व किया कि नहीं किया, या तुमने जो बातें बोली क्या वो इंटरव्यूअर को समझ में आया कि नहीं आया। तो ये फीडबैक जो होता है ना, अगर मान लो तुम्हारा अच्छा फीडबैक आया तो ये तुम्हारे कम्युनिकेशन को इनहेंस करता है, तुम यार एक मोटिवेट कर देता है, या तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब्स देता है कि हाँ यार मैंने जो कुछ भी बोला अच्छा बोला, तो तुम्हें मोटिवेट कर देता है कि हाँ शायद मेरा हो सकता है। तो देखो इन्होंने इस फीडबैक ने क्या किया, यहाँ पे फीडबैक ने क्या इम्पैक्ट डाला, फीडबैक ने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक ने यहाँ पे जो
लड़के ने इंटरव्यू दिया या लड़की ने जो भी इंटरव्यू दिया उनका मोटिवेशन अप करा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा, तो इससे उसे ये श्योर हो गए कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, नेगेटिव फीडबैक आता है मतलब तुमने कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं किया है, तुमने गुड कम्युनिकेशन नहीं दिखाया। कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी बताया। तो इसीलिए फीडबैक बहुत नेसेसरी होता है ये पता करने के लिए कि कम्युनिकेशन बेहतर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर। पढ़ चुके हैं सबको, वापस से ये सब चीज़ें देखो। एक ज्ञानी पुरुष थे, ठीक है, मैं ज्ञानी पुरुष ही कहता हूँ जो कोई एडवाइस देता है, जिसका नाम था किलियंस। ठीक है, उन्होंने कम्युनिकेशंस के बारे में बहुत अच्छा एडवाइस दिया था। कम्युनिकेट विथ एन अवेयरनेस ऑफ द टोटल फिजिकल एंड ह्यूमन सेटिंग इन विच द इंफॉर्मेशन विल बी रिसीव्ड। मतलब अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन ऑफ द कम्युनिकेशन। मतलब वही बात मैंने कहा था कि भैया कम्युनिकेशंस का जो मेन एम होता है ना, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होता है। जब तक रिसीवर अगर तुम्हारे मैसेज से अवेयरनेस नहीं हुई, अवेयर नहीं हुआ, या फिर तुमने जो भी उसे एडवाइस दिया उसको समझ में नहीं आया, तो वो कम्युनिकेशन वर्थलेस है और रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक गुड कम्युनिकेशंस का ये भी पार्ट है कि अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर। नेक्स्ट क्या है, कंसल्टेशन। देखो कंसल्टेशन में क्या होता है, कंसल्ट अदर्स इन अ प्लानिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, इंसाइट एंड ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंस विद प्लानिंग कम्युनिकेशंस विल लैंड एक्टिव सपोर्ट। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि प्लानिंग कॉन्फिडेंस बढ़ता है कम्युनिकेशंस को प्लानिंग करने में। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई इससे ये एक एडवांटेज भी है कंसल्टेशन का कि भाई एडवांटेज क्या है कि कॉन्फिडेंस वाइल प्लानिंग कम्युनिकेशन विल लैंड एक्टिव सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइंड मीडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसेंशियल ऑफ द गुड कम्युनिकेशंस में। क्या कि डिटरमाइंड मीडियम, तुम कौन से मीडियम्स डिटरमाइंड में तो चूज़ कर रहे हो। देखो बहुत लोग जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं रिटन, जिसकी रिटन बहुत अच्छी होती है तो वो रिटन कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार मैं ओरल कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ तो मैं ओरली कम्युनिकेट करूँगा। तो कुछ जो मान लो जो बोल नहीं पाते वो साइन का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सॉन्ड का भी यूज़ करते हैं। तुमने आर्मी लोगों को देखोगे जब जंगल में जब वो टारगेट को ये कर रहे होते हैं या किसी भी आतंकवादी या टेररिस्ट के पीछा करते हैं तो वो लोग साउंड में कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनकी बातें टेररिस्ट ना समझ सके, सभी यही दोनों समझ सके। तो वो वहाँ पे साउंड में कंफर्टेबल होते हैं आपस में बात करने के लिए, तो वो आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग तरीके से। तो तुम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो ये भी इस गुड कम्युनिकेशंस का साइन है। ठीक है, अब ये नहीं कि तुम बोलने में अच्छे हो तो तुम जा रहे हो रिटन में कम्युनिकेट करने के लिए, तो इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें ओरल ही जाना होगा, तो इस ओरल मीडियम ही चूज़ करना होगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है गुड कम्युनिकेशन का। टोन एंड कंटेंट, भैया मैं तो कहता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा टोन और तुम्हारा कंटेंट। देखो क्योंकि टोन बहुत मायने रखता। टोन मतलब क्या कि आप हमेशा अपने लैंग्वेज के बारे में केयरफुल रहो कि आप कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ कर रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लो कि तुम किसी से किस टोन में बात कर रहे हो, तुम गुस्से में बात कर रहे हो, इमोशन में बात कर रहे हो, या तुम सैड में हो, तो ये बहुत इम्पैक्ट रखता है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी। तो तुम्हारा टोन बहुत इम्पैक्ट, तो हमेशा लोग कहते हैं बेटर अच्छा टोन होना चाहिए, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल अचीव कराने के लिए समटाइम क्या होता है कि लोग टोन ख़राब भी करते हैं। जैसे जो टॉप लेवल पर बैठे होते हैं वो जब काम नहीं होता है तो मीडियम लेवल वाले को बहुत ही गंदे टोन से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव, ये खाने अचीव, ये सेल्स में जब जाओगे तब भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब कि टोन बहुत मायने रखता है तुम्हारे कम्युनिकेशंस में। कि देखो कम्युनिकेशंस का ये मतलब नहीं यहाँ पर नहीं है बातचीत, मतलब अच्छा बातचीत। यहाँ पर मैं बार बार ये चीज़ को कह रहा हूँ, कम्युनिकेशंस का मतलब यहाँ पर होता है कि भाई ऐसे आपस में कम्युनिकेट करो दैट शुड बी इफेक्टिव। भाई कंपनी के लिए अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए। मुझे उस तरह, अब मुझे जैसे करना हो, मैं बहुत बैडली भी लोग बात करते हैं पर उसका आउटपुट अच्छा निकलता है। जैसे टीचर तुम्हें डांटते हैं, तुम क्या कहोगे ये बताओ? टीचर का डांटना क्या होता है? टीचर का डांटना क्या तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं है? तो अच्छा है, तो ये गुड कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, अब कोई तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और तुम्हारा नुकसान करके चला गया तो बताओ इसे क्या कहोगे? बैड कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन? ये बैड कम्युनिकेशन हो जाएंगे कि मीठी मीठी बातें करके तुमसे वो नुकसान करके चला गया। तो ऐसा नहीं करना होता है। तो कम्युनिकेशन में टोन एंड कंटेंट की बहुत ज़रूरी होती है। तुम्हारा कंटेंट कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। तुम जो बातें रख रहे हो, या मान लो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
मैं ऐसा कंटेंट लूँ या ऐसे ऐसे नोट्स लूँ जिससे तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन मिले, सारी नॉलेज अच्छे से मिले, जो भी एक भी तुम्हारा टॉपिक छूटे नहीं, तुम्हारा जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें सारे क्वेश्चंस बन जाए तुमसे। तो मैं इस चीज़ पे भी ध्यान रखता हूँ। टाइमिंग एंड टाइम लाइननेस, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसेंशियल कम्युनिकेशन में, कि कोई भी चीज़ को प्रॉपर, तो वर्ड में भी आंसर होते हैं सारे। देखो कोई भी काम को अगर तुम टाइम पे ख़त्म कर रहे हो ना, या किसी भी चीज़ को, अब मान लो कि मुझे कल मुझे एक इंटरव्यू लेनी है और 9 बजे इंटरव्यू का मैंने टाइम शेड्यूल कर दिया, एक तरह से ये भी कम्युनिकेशन ही है ना, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। तो 9 बजे मैंने शेड्यूल कर दिया और कल के दिन मैं 9 बजे नहीं जाके मैंने क्या किया कि 7 बजे ही कंडक्ट करके जो बच्चे आए उससे करवा ली। भाई ये तो गलत तरीका हुआ, ये बहुत गलत तरीका हो ना, तो ये भी गलत है। 9 बजे बुलाए और तुम शाम के बोले से सुबह आओगे 9 बजे, तुम रात के 9 बजे कंडक्ट कर दे हो। तो टाइमिंग का भी बहुत मायने रखता है एक इसेंशियल कम्युनिकेशंस में, कि आपको सही टाइम पे कम्युनिकेट करना होगा। सही टाइम पे मतलब कि जो चीज़ जिस टाइम पे आपने डिसाइड करा, प्लान करा, वो चीज़ उसी टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं आपका अधिक प्रॉब्लम्स तो आते हैं, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर सब पढ़ेंगे अभी, बैरियर सारे पढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो भी आएंगे कि टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन, वो सब। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड विथ एक्शंस पढ़ लेना। स्पीक लॉडर, मतलब जो वर्ड मतलब इंपॉर्टेंट होता है उसको तुम थोड़ा सा लॉडरली, जैसे देखो परसुएसिव कम्युनिकेशन में ऐसा होता है। परसुएसिव कम्युनिकेशन मतलब जब एक ही साथ सब बातचीत करते हैं, मैंने बताया था अभी ऊपर में भी। इसमें क्या होता है कि मान लो कि लॉडर बोलने की कोशिश करता है, ये बंदा अपना बात रखना चाहता है तो ये ज़ोर से बोलता है, ये बंदा अपनी बात, मतलब सब आपस में तेज़ी से बात करते हैं ताकि क्या हो सके कि कम्युनिकेशंस को ये दिखाने के लिए कि यार मेरी बात में ज़्यादा वैल्यू है, तो वो ज़ोर से बोलना, ये नहीं करना होता है भैया, इस चीज़ को इग्नोर करो, ठीक है। लिसनिंग भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द, कहता है कि अ गुड स्पीकर इज़ ऑलवेज अ गुड लिसनर, मतलब जो अच्छा सुनेगा वही अच्छा बोल सकता है, अच्छा कुछ भी कर सकता। तो एक कमांडमेंट्स है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टेट का, उन्होंने ये कहा था कि लिसनिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट नेगलेक्टेड स्किल्स, ठीक है। लिसनिंग जो है ना, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेकिन डिफ़िकल्ट भी है, और ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट भी किया जाता है इस स्किल को, क्योंकि लिसनिंग बहुत ही मायने इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। अच्छा सुनोगे तभी तो किसी चीज़ के लिए अच्छा बोल सकते हो, या तुम्हारी लिसनिंग जितनी बेटर होगी उतना अच्छा तुम कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों से। कहते हैं ना कि यार किसी को सुनोगे तो उसको जानोगे कि उसने कैसे किस तरह से चीज़ें रिजॉल्व करी प्रॉब्लम्स को, तो उससे तुम सीखते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी कम्युनिकेशन को बिल्डअप देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लिसनिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिग गुड एलिमेंट फॉर द इसेंशियल ऑफ द गुड कम्युनिकेशंस। तो नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। देखो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन्वायरमेंट, FE फिशर नाम के ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने ये कहा था कि कम्युनिकेशन ग्रो बेस्ट इन क्लाइमेट ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक सेकेंड के लिए मान लो कि तुम जा रहे हो स्टेज पे बोलने के लिए, या तुम अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हो और तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो क्या वहाँ पर तुम्हारा कम्युनिकेशन बेहतर होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारा बॉडी गेस्चर ख़राब हो जाए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। हो सकता है कि वहाँ पर तुम जो बातें बोलना चाहते हो अपनी इन्फॉर्मेशन मिस कर दो, पूरी चीज़ें नहीं प्रेजेंट कर सको। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होती है एक गुड कम्युनिकेशंस के लिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुम किसी को कुछ कह रहे हो, उसको तुम पे ट्रस्ट होगा तभी तो कम्युनिकेशन का मतलब निकलता है। लाइक अगर मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ मत कर, तो उसको मुझ पे ट्रस्ट है कि हाँ यार ये लड़का मेरे लिए अच्छा सोचेगा, तभी तो उस कम्युनिकेशन में जो बातें उसको मैंने बताया वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन मान लो कि तुम्हारे दोस्त को तुम पे भरोसा है ही नहीं, तुम्हारे दोस्त को तुम पे भरोसा है ही नहीं और तुम उससे बोले जा रहे हो, वो इग्नोर करेगा, हाँ ठीक है यार क्या पता ये सही में बोल रहा है नहीं, झूठ वूठ का ऐसे वैसे। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रस्ट नहीं होने की वजह से कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकती, चाहे वो कहीं पर भी। देखो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, पर ये चीज़ तुम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, डेली लाइफ में भी कर सकते हो, हर जगह पर ये चीज़ नोटिस करोगे तुम, ठीक है। सारा एग्जाम्पल तो मैं ले नहीं सकता, तो इसलिए एक एग्जाम्पल से समझा दूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, बहुत आसान है, मैं वर्बल में ही बताता हूँ। वर्बल, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो किसी के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, या फिर आप 1-1 कन्वर्सेशन करना हो गया, सामने टू सामने कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? आप एक बात बताओ, ये जो रिटन कम्युनिकेशन है वो वर्बल है कि नॉन वर्बल है? कमेंट करके बताना, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गया, गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है।
रिटन कम्युनिकेशंस में अलग बात करता हूँ मैं। रिटन टाइपिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग हो गया, सिम्बॉल्स का यूज़ करते हो, इमोजी का यूज़ करते हो, लेटर्स, नंबर्स, इस सब का यूज़ करते हो रिटन कम्युनिकेशन में। विजुअल कम्युनिकेशन में तुम फोटोग्राफ का यूज़ करते हो, आर्ट का यूज़ करते हो, स्केच का यूज़ करते हो, चार्ट का यूज़ करते हो, ग्राफ का यूज़ करते हो अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशंस में क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशंस जो होता है वो कम्युनिकेशन जो होता है वो आपके ऑफिशियल चैनल्स, देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल समझना। देखो फॉर्मल जो होता है ना, ये ऑफिशियल चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे, ये फॉर्मल कहलाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल, मान लो कि तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, वर्कर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ देयर सुपीरियर्स। मान लो कि हम लोग, कोई वर्कर होता है तो वो ये कहता है यार मेरा मैनेजर ना थोड़ा सा बेवकूफ़ है, थोड़ा सा ना खरूज टाइप का है। ये फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल? बताओ कमेंट करके। हम अपने मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं उल्टा पुल्टा, ये फॉर्मल में आएगा या इनफॉर्मल में? कर तो रहे हैं ऑफिस में, तो बताना मुझे। मैंने क्या क्या ऑफिशियल डिस्कशन होता है या ऑफिशियल चैनल जो होता है वो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल? तो वो तो फॉर्मल होता है ऑफिस में जो होता है। ये बताना अपने अपने सुपीरियर्स के बारे में, अपने उसके वर्किंग के बारे में या बिहेवियर के बारे में जब बात हम करते हैं या कोई र्यूमर फैलाते हैं, तो मुझे बताना ये इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। सोच के बता, कमेंट करके बताना। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस, नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि राइट द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ऊपर वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन या प्रोसेस, ये सब बता सकते हो। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है? कि तुम्हारे कम्युनिकेशन में जो रुकावट डालता है वो होता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? देखो ये मैं टेबल पढ़ा दूंगा, ये खुद से पढ़ना यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, समझ जाओगे। मैं बाकी ऊपर से बताता हूँ। देखो इसको ना कैटेगराइज किया गया है कम्युनिकेशन का। एक तो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या है? तुम नॉर्थ इंडियन हो, साउथ में चले गए, तो वहाँ पर कौन सा बैरियर देखने को मिलेगा? बताओ। लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलेगा। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, एमएनसी कंपनी में जॉब पकड़ रखे हो, चले गए फ़ॉरेन, तुमको भेज दिया, या मान लो तुम्हें, तो वहाँ पर तुम्हारी बैरियर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो बैरियर प्रॉब्लम, ये जार्गन वर्ड का मतलब बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके। अच्छा वर्ड है वैसे, जार्गन तुम कहीं यूज़ करते हो तो तुम्हारे कम्युनिकेशन को इन्हेंस करता है, बताना मुझे। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है, और एग्जांपल से समझते हैं, जो कि स्ट्रेस्ड में है, ठीक है, या वो टेंशन में, पर्सनल वरीज है, तो उसको ना इससे ये समझ सकते हो तुम, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर ये है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर मानो है कि कोई आदमी स्ट्रेस में है या उसको पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इससे ना उसके थॉट्स पे, इससे इसके आइडियाज़ पे फ़र्क पड़ता है। कहता है ना कि इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी भी। तो ये सब चीज़ें है ना जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, ये कम्युनिकेशन जो होती है। जैसे मान लो कोई गुस्सा में है, अब गुस्से में बात कर रहा है, तो कहता ना यार मैं ये चीज़ बोल दिया क्योंकि मैं गुस्सा में था, तो उस कम्युनिकेशन का गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये बैरियर है कम्युनिकेशंस का। साइकोलॉजिकल क्या है? एक बैरियर है कि तुम्हारे कम्युनिकेशंस को उसने ख़राब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब फिजिकल स्टेट वाली जो चीज़, जैसे कि मान लो रिसीवर विथ रिड्यूस हियरिंग में गॉट, मान लो कि उस रिसीवर जो है ना वो कम सुनता है, तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। या बोलने में उसको हिचकिचाहट होती है, या फिर वो फिर नॉट अ ग्रास्प द इंटेंसिटी ऑफ द स्पोकन, मतलब कि आप कह सकते हो मान लो उसको बोलने में दिक्कतें होती है, तो ये उसका फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। या फिर ये भी कह सकते हो कि बैकग्राउंड में कोई, अगर मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मे भी अगर कोई बैकग्राउंड का कोई साउंड या बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब करेगी, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। फिजिकल बैरियर में भी आप देखो, नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है कि जियोग्राफिक डिस्टेंस, क्या जियोग्राफिक डिस्टेंस समझाता हूँ। देखो द सेंडर एंड रिसीवर्स कम्युनिकेशन इज जनरली ईजियर ओवर शॉर्टर डिस्टेंस, मतलब कि अगर आप आसपास में होते हो तो कम्युनिकेशन क्या होता है हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब कोई यहाँ बैठा हुआ है और कोई बहुत दूर मान लो तुमसे बैठा हुआ है, तो वहाँ पर फिजिकल बैरियर आ सकती है, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी का, अगर मान लो कोई रिमोट एरिया में तुम किसी से बात करना चाहते हो तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, देयर इज टेक्नोलॉजी है बट कम है, मतलब कि दिक्कतें हो सकती है, तो वो सब फिजिकल बैरियर में आ सकते हैं। तो तुम अपने कम्युनिकेशंस में फिजिकल बैरियर्स को भी इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। एटीट्यूडनेशनल बैरियर, बहुत लोगों में एटीट्यूड होती है ना, उससे रिलेटेड है, ये पढ़ना खुद से। द लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फिर हमारा रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगा। द टॉपिक इज़ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आता है और हर सेमेस्टर में पूछता है। सेमेस्टर हो, PUT हो, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, मतलब हर जगह ये पूछेगा। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में देखो, पहला क्या होता है? करेक्ट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंक्रीट, चौथा कंसाइज, पांचवा कंसीडर्स, छठा कर्टियस एंड द लास्ट वन इज़
क्लियर। तो चलो शुरू से करते हैं शुरू, ठीक है। क्लियर क्या होता है? हाँ, अभी तक जो भी पढ़े हो वही सब चीज़ें आएगी, देखना। क्लियर मतलब होता है कि तुम्हारा मैसेज जो होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, समझदारी से समझ सके रेसिपिएंट मतलब जिसको भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको भेजना उसको समझ सके आसानी से, ठीक है। वो गोल ओरिएंटेड हो भाई, मतलब गोल ओरिएंटेड मतलब ये समझो कि हाँ उसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा हो, कुछ सेंस से निकल रहा हो। और कोशिश करो, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई एकदम सेंटेंस लिखे जा रहे हैं, नहीं, सिंगल सेंटेंसेस तो क्लियर होता है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ये देखो तो करेक्ट आ गया किसमें, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए वो, ठीक है। तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक उसमें नहीं होना चाहिए, ताकि उसका ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ सके रिसीवर पे। तो इस चीज़ के लिए भी हम करेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट, जो कुछ भी कहना चाहते हो ना भाई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो। ये 7 C's जो है वो इसेंशियल ऑफ द गुड कम्युनिकेशन में भी आता है, याद रखना। अगर इसेंशियल ऑफ गुड कम्युनिकेशन बोले कुछ नहीं याद है ना, 7 C's लिख दो, काम बन जाएंगे तुम्हारे। कॉन्क्रीट, सुन के वर्ड था ये लगा ना, सर बताता हूँ। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है कि ठोस, स्ट्रॉन्ग। तुम जो भी इंफॉर्मेशन बात कर रहे हो ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैसेज। अगर मान लो कि तुम किसी को कुछ कहना चाहते हो, तो जैसे कि एक सेकंड के लिए मान लो कि कोई वकील जो है, वो वकील समझो वो जज के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहा है, तो वो क्या होता है, वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, मतलब जेन्यून होना चाहिए, फैक्ट एंड फिगर बेस्ड। कोई कुछ बातें कर रहा है, पाकिस्तान तो होने की कुछ भी बातें कर लोगे उल्टा पुल्टा। फैक्ट एंड फिगर बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि हाँ इसका कोई डाटा है, ठीक है। जैसे कि अक्सर तो यूट्यूबर सब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो वो बैकग्राउंड में क्या शो करता है, न्यूज़ रिपोर्ट शो करता है, कोई एक रेफरेंस शो करता है जहाँ से वो बोल रहा होता है, तो ये मैसेज को कॉन्क्रीट करता है। तो ये भी बहुत जरूरी। कॉन्साइज, हमेशा छोटे में कम से कम वर्डों में ज़्यादा बातें कहना, मतलब कहता ना कि कम बातों में ज़्यादा कुछ कह गया उसने। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना, मतलब लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स का यूज़ करो, कम से कम वर्ड का यूज़ करो और अपने मैसेज को कंसाइज करके रखा करो। ये तुमको काम आएगा रेज्यूमे बनाने में, कंसाइज करके रखते हैं उसको। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब ये होता है कि तुम जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो किसी न किसी को कंसीडर करके भेज रहे हो। लाइकली अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा तुम्हें कंसीडर करके, कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती होगी ना, बिल्कुल भी, वो भी सारे इन्फॉर्मेशन को समझ सके मेरे डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ों को, ठीक है। तो मैं कंसीडर करके, तुम सबको कंसीडर करके पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे को कंसीडर करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टॉपर को कंसीडर करके मैंने कुछ पढ़ा दिया, या क्लास में टीचर से भी पढ़ाते हैं तो वो कोशिश कर सभी बच्चे को, चाहे वो वीक हो, एवरेज हो, टॉपर हो, सबको कंसीडर करके पढ़ाते हैं अपने इन्फॉर्मेशंस को या अपने जो भी डाटा को प्रेजेंट करते हैं तुम्हारे सामने में। तो कंसीडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। काइंडनेस तो हमेशा होनी ही चाहिए। दयालुपन, समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी, कर्टेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। देखो कुछ भी करो ये चीज़ तो रखना ही है लाइफ में। मैं ये कहूँगा लोगों के लिए पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव ऑडियंस बनो, पॉजिटिव फोकस रखो हमेशा और सबके लिए अच्छा सोचो, ठीक है। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो तो बुरा बिल्कुल भी मत सोचो, मतलब तुम्हारा उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा उसमें काइंडनेस दिखना चाहिए, ये सब तुम्हारे मैसेज में दिखने चाहिए, इन्फॉर्मेशन में। तो तुम एक अच्छे फीलिंग के साथ एक व्यू पॉइंट रखते हो, सर प्लीज़, ये सब का यूज़ करते हैं। मैडम, हम सर वर्ड का यूज़ करते, लेटर लिखते हैं, मैडम प्लीज़, रिक्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें इसी में आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, ठीक है। सो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हुआ, यूनिट 1 ख़त्म हो गया। कमेंट करके बताना यार अगर तुम तक पहुंच रहा है वीडियो, कैसा लगा। ये हमारा बिगनिंग है, अभी शुरुआत है। मैं बेहतर से बेहतर नोट्स लाने और ट्राई करूँगा मैक्सिमम तुम तक पहुंचा सकूँ, मैक्सिमम चीज़ें तुमसे मतलब बेहतर तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। कमेंट करके बताना कि क्या सही करना है, क्या चीज़ें और है जो मुझे इम्प्रूव करनी है। लाइक भी कर देना यार, अगर मन करे तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। आता रहेगा ऐसा चैनल। यूनिट 2 हम जल्द लाएँगे 1 शॉट में और तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।